नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नशीब ग्वालियर से आपका आज एक नए टॉपिक के साथ स्वागत है। ये जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है हमारा आज एंजाइना पेक्टोरिस, यानी चेस्ट और चेस्ट के आसपास होने वाला पेन, या मैं कहूँ डिस्कम्फर्ट। दोस्तों, इस टॉपिक के साथ साथ हम ये जानेंगे कि अगर आपको किसी वक्त अपने हार्ट के आसपास या हार्ट रीजन में कोई पेन महसूस होता है तो उसको कैसे पहचाने कि ये नॉर्मल पेन है या ये हमारे हार्ट से संबंधित पेन है। तो आइए जानते हैं एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में। मैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी के साथ साथ आपको जनरल भाषा में भी समझाने की कोशिश करूंगा कि हम कैसे पहचाने कि हार्ट के जो सिम्टम है वो किस चीज़ के आ रहे हैं, या कौन से सिम्टम किस तरह से आते हैं, तो हम उनको समझे ये चेस्ट पेन हार्ट की वजह से या मस्कुलर पेन है या कोई और रीज़न है। तो दोस्तों जानते हैं, एक कॉज जो चेस्ट रीजन में होता है वो कॉमन है, वो है हमारा एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, इस टर्म का मतलब है एंजाइना पेक्टोरिस इज द मेडिकल टर्म फॉर चेस्ट पेन। मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, जरूरी नहीं है हर चेस्ट में होने वाला पेन हार्ट का ही पेन हो। उसमें से एक मोस्ट कॉमन कॉज है, वो है हमारा एंजाइना पेक्टोरिस। क्यों? इसमें इस तरफ क्या होगा, या डिस्कम्फर्ट होगा या आपको बहुत डिस्ट्रेसिंग पेन फील होगा, जिसमें आप बेचैन हो जाएंगे। वो जो पेन है उसका मेन रीजन है यहाँ पे कोरोनरी हार्ट डिसीज। कोरोनरी हार्ट डिसीज यानी वो आर्टरी, वो ब्लड वेसल्स जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, उसमें अगर कोई तकलीफ आ जाए, उसमें अगर कोई परेशानी आ जाए, तो वहां हम बोलेंगे उसको कोरोनरी हार्ट डिसीज। ठीक, तो बात करते हैं, अगर इसको और हम डिटेल जानने की कोशिश करें, इट इज द क्लिनिकल टाइप ऑफ आईएचडी, यानी इस्चेमिक हार्ट डिसीज का एक टाइप है ये। इसमें हो क्या रहा है, समझने वाली बात ये दोस्तों, इसमें हो ये रहा है यहाँ पे ट्रांजिएंट रिवर्सिबल, ये दो लफ्ज को आप मेरे समझ लेंगे, यानी कुछ समय के लिए ऐसा ब्लड की सप्लाई कम हुई है जो कि बाद में वापस हो जाएगा। फ्यू सेकेंड के लिए हमारे हार्ट के जो मसल्स हैं उनको ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंच पाया। जैसे ही ब्लड नहीं पहुंच पाएगा तो ब्लड के साथ साथ हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, उसको जो नीड है सरवाइव करने के लिए, वो भी वहां नहीं पहुंचेंगे। तो जब भी हमारी जो सरवाइव की चीजें हमें नहीं मिलती, हमें एक दर्द होता है, उसको बोल रहे हैं यहाँ पे हम एंजाइना पेक्टोरिस। सिंपल भाषा में मैं अगर समझाने की बात करूं तो जानते हैं इसके कारण को हमने दो भाग में डिवाइड किया दोस्तों यहाँ पे। एक है हमारा रिस्क फैक्टर, दूसरा है हमारा उसकी एग्जैक्ट इटियोलॉजी। और जैसे ही इस फैक्टर आप मालूम करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे कौन से टाइप का एंजाइना को हम कैसे पहचानें। तो रिस्क फैक्टर में वो लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल हैं जिनको ऑलरेडी पहले से ही हार्ट की डिसीज है, या फिर जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल और बढ़ा हुआ है, या फिर वो मरीज जो ब्लड प्रेशर की शिकायत है, या फिर वो मरीज जो डायबिटीज है, या स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, या बहुत ज़्यादा उनके सेटिंग के काम, बैठ के हर चीज़ कर रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी उनकी ज़्यादा नहीं है, सेडेंटरी लाइफ जी है। ऐसे लोग हार्ट की समस्या के लिए कॉमनली ससेप्टेबल हो जाते हैं, या मैं कहूँ उनको हार्ट की बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं दोस्तों। अब आपको इसके बाद अगली कड़ी आती है कि हमने ये जान लिया कि एंजाइना पेक्टोरिस है क्या, यानी इसकी डेफिनेशन। हमने फिर ये जान लिया कि इसके कारण क्या है, यानी रिस्क फैक्टर। तो वो जानने के बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम इसको टाइप कैसे डिवाइड करें, कैसे समझे कौन सा किस टाइप का एंजाइना है। तो इसमें दोस्तों हमने पढ़ने के लिए तीन टाइप बांटा हुआ है, एक स्टेबल, दूसरा अनस्टेबल और तीसरा है प्रिंसमेटल। जानते हैं दोस्तों इन तीनों में क्या फर्क है? सबसे पहला पढ़ रहे हैं स्टेबल एंजाइना दोस्तों, जो मेडिकल लोग हैं उनके भी काम आने वाली चीज है, और जो नॉन मेडिको है उनको भी ये पहचानने में इजी हो जाएगा कि हम किस तरह से एंजाइना से अफेक्टेड हुए हैं। अगर हम स्टेबल एंजाइना की बात करें तो इसका दूसरा नाम भी है एंजाइना पेक्टोरिस। मोस्ट कॉमन टाइप है एंजाइना का, यानी ज्यादातर यही देखने को मिलता है। इसमें होगा क्या, चेस्ट पेन कैसा है, इन विच अटैक ऑफ पेन ड्यूरिंग और आफ्टर फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज। कॉमनली देखा जाता है कि जब भी कोई ऐसी शॉकिंग न्यूज मिली आपको, या बहुत ज़्यादा आप मेंटली वर्क कर रहे हैं, या फिजिकली एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर ली, या ऐसा काम कर लिया जो आप रूटीनली नहीं करते हैं, उस दौरान ये चेस्ट पेन आपको उठेगा और आपको
अटैक के सिम्टम आएंगे, यानी वहाँ पे इस्चीमिया हो जाएगा और लैक ऑफ ब्लड सप्लाई के सिम्टम आएंगे, वो कि पेन के रूप में आ पाएंगे। होगा क्या फिर यहाँ पे? इंटरेस्ट इट यूजुअली अकर बाय द कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी पहले से ही वहाँ थक्का जमा हुआ है। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी की 100% ब्लड सप्लाई है, मान के चलिए, अगर वो 100% मतलब मेरी कैपेसिटी है, अगर मैं रूटीन काम कर रहा हूँ तो 10 या 20%, 40%, 50% भी खुला हुआ है तो मेरा काम चल जाएगा। बट जब मैं एक्सरसाइज करूंगा तो मुझे और ज़्यादा ब्लड की नीड होगी, और ज़्यादा मुझे अपनी पावर चाहिएगी। हमें ये मालूम ही नहीं था। हम एकदम स्टेशन पे खड़े थे, ट्रेन का अनाउंस हुआ, दूसरे प्लेटफॉर्म पे हम दौड़ के गए, और वहीं हमारी कोरोनरी आर्टरी, चूंकि पहले से ब्लॉकेज थी काफ़ी, हमें मालूम नहीं था, उसने एक्टिविटी बढ़ाई अपनी, यानी उसने अपने आप को स्ट्रेच करने की कोशिश की या ब्लड सप्लाई और ज़्यादा करने की कोशिश की, तो वो तो ब्लॉकेज थी। अब उस समय हमारे हार्ट को ज़्यादा ब्लड चाहिए था, जो कि हम प्रोवाइड करा ही नहीं पाए, चूंकि ब्लॉकेज है। ऐसे में जब हमारा काम ज़्यादा था, सप्लाई कम हुई, तो हमें पेन की फीलिंग हो जाएगी, मायोकार्डियम को प्रॉपर मात्रा में ब्लड नहीं पहुंच पाएगा और वो शिकार हो जाएगी हमारी इस्चीमिया की। इसको बोलते हैं स्टेबल एंजाइना। इसमें होगा क्या? सिम्टम क्या आएंगे? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, बहुत तेज आप सांस नहीं ले पाएंगे, नोजिया, फटीक, डिजीनेस, हो सकता है चक्कर आ जाए आपको, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा आपको, एंजाइटी हो जाएगी आपको। ईसीजी अगर ऐसे में कराते हैं आप तो क्या होगा? डिप्रेशन होगा एसटी सेगमेंट का। ये एसटी सेगमेंट क्या है, ये सेपरेट टॉपिक है, सेपरेट जब भी आप क्लास लेंगे तो आपको बताने की कोशिश करेंगे वहाँ पे कि कैसे हम ईसीजी में इस सेगमेंट को पहचान सकते हैं। ठीक, दूसरा देखते हैं हम दोस्तों, अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना में हो क्या रहा है? इसमें है क्या, लेस कॉमन है जबकि वो मोर कॉमन था। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये होता तो कम है बट ये डेंजरस उस वाले अटैक से ज्यादा है। वहां पे तो हमने एक्सरसाइज की या कोई फिजिकल एक्टिविटी की या मेंटल स्ट्रेस आया तब जाके वो अटैक आएगा। यहां तो हम कुछ कर ही नहीं रहे। कई बार आपको सुना होगा अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को या किसी रिश्तेदार में, चुपचाप लेटे थे, अचानक से पेन हुआ और गिर पड़े। तो यहाँ सब सो रहे हैं तब, रेस्टिंग है तब, या बहुत ज्यादा कोई ऐसा काम नहीं किया तब ये अटैक आया। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें दोस्तों क्या हो रहा है, कॉज्ड बाय कोरोनरी थ्रोम्बाई। जनरली कहीं और आर्टरी में हमारा थ्रोम्बस बना हुआ था और जाके वो टूट के कोरोनरी आर्टरी में फंस गया, यानी वो थ्रोम्बाई अब जाके एम्बोलाई बन गया, जिसने अब कम नहीं ब्लॉक किया है। पहले वाले में आपका 50% या 60% ब्लॉक हुआ, 40% से काम चल रहा था। यहाँ क्या हुआ है, कहीं और से आके वो टुकड़ा पूरा का पूरा उसने ब्लॉकेज कर दिया, कोरोनरी एम्बोलाई हो गया। अब जैसे ही पूरी ब्लॉकेज हो जाएगी तो पूरी सप्लाई बंद हो जाएगी। तो कॉम्प्लिकेटेड है हमारा, और सडन डेथ भी हो सकती है इसमें अगर आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया तो। ठीक, दूसरी बात, इसमें सिम्टम क्या आएंगे? जैसे कोई सरप्राइजिंग न्यूज मिली आपको या कुछ भी, इट में लॉन्गर देन स्टेबल एंजाइना, लंबा चल सकता है ये। ठीक, मेडिसिन आपको लेने ही पड़ेगी। हो सकता है कि मेडिसिन लेने के बाद भी ये आपको रिस्पॉन्ड ना करे, अगर बहुत ज़्यादा आर्टरीज ने पूरा ब्लॉकेज कर दिया तो। ठीक, और हो सकता है कि अगर आप मेन आर्टरी को ब्लॉक कर दिया तो आपकी एट ए टाइम डेथ भी हो जाए। ठीक, तो ये एंजाइना था, बट यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है। लास्ट वाला जो एंजाइना हमारा है, पिंजमेंटल एंजाइना। ठीक, ये क्या है, इसमें करेक्टराइज बाय पेन एट द रेस्ट, हैज नो रिलेशनशिप विद फिजिकल एक्टिविटी। ये भी रेस्ट के टाइम आ रहा है। ठीक, मगर वहां पे क्या था, आपको मालूम था कि मेरी कोरोनरी एम्बोलाई मिल रही कॉज। यहाँ पे दोस्तों इस वाले एंजाइना में उस वाले एंजाइना से इसलिए अलग है कि यहाँ पे आपको कोई भी एग्जैक्ट पैथोजेनेसिस नहीं मालूम पड़ रही। पहले वाले में तो मालूम था कि आपने फिजिकल एक्टिविटी की या मेंटल एक्टिविटी की, यानी सुटेबल एंजाइना, स्टेबल एंजाइना में, तो वो इसलिए हुआ। दूसरे वाले में अनस्टेबल में आपको पता था हम रेस्ट कर रहे थे, कोई एम्बोलाई आकर फंस गया। तीसरे वाले में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। फिर क्यों ऐसा अनजाना हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है कि हमें कोई पता नहीं है, बट सपोज ये माना जा रहा है कि शायद सडनली कोई ऐसा बासो स्पाज्म हुआ है जिसने कोरोनरी ट्रंक को स्क्वीज कर दिया, सुकोड़ दिया। कोई ऐसा हार्मोनल रिलीज हुआ है जिसने वासो कंस्ट्रक्शन करा दिया और हमारी सप्लाई बंद हो गई हार्ट के लिए। तो यहाँ पे वासोडायलेटर ड्रग देंगे तो वो रिस्पॉन्ड कर जाएगा। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हमने वासोडायलेटर ड्रग दिया
तो वो रिस्पॉन्ड कर गया और समझ गया कि हाँ यहाँ वासो कंस्ट्रक्शन ही हुआ, ब्लड वेसल्स जो हार्ट की होती है वो सिकुड़ गई थी, अब वो ठीक हो गई। दोस्तों 3 तरह के एंजाइना हमने जाने, स्टेबल, अनस्टेबल और पेंजमेटल। ठीक, तीनों की etiology जानी। सबसे मेन जो पार्ट है जो हमारे होम्योपैथ के लिए बहुत ज़रूरी है, जो मुझे उम्मीद करते हैं, जो मेरे बिगनर्स हैं, मेरे जूनियर साथी हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हालांकि मैं अपने हर लेक्चर में ये कहता हूँ, सबसे बेस्ट मेडिसिन वो जो पर्टिकुलरली आपने किसी एक व्यक्ति के लिए चूज़ की हो, उसके सिम्टम के आधार पे, मॉडलिटी है उसका, जो माइंड फिजिक जो भी आपने कलेक्ट किया उसके बेस पे। बट फिर भी मैं हर बार अपने लेक्चर में वैसी रेमेडी आपको देता हूँ जो कॉमनली यूज़ की जाती है। तो दोस्तों यहाँ भी हमारी है, एक्यूनाइट को अगर देखेंगे तो यहाँ बहुत ज़्यादा एंजाइटी मिलने वाली है उसको, सडन कॉन्स्ट्रक्शन होगा, सफोकेटिंग होगी उसको। अगर ऐसे कुछ सिम्टम मिल रहे हैं आपको, फियर ऑफ डेथ मिल रहा है, तो आप एक्यूनाइट के बारे में सोच सकते हैं। प्लेथोरिक पर्सनालिटी मिलेगी। एगेरिकस, एगेरिकस में पेक्टोरस जो है गैस्ट्रेल्जिक फॉर्म में मिलेगा आपको, फीलिंग ऑफ लम्प ऑफ एपिगेस्ट्रम, कुछ फंसा हुआ है ना एपिगेस्ट्रम। अगर ऐसा कुछ है तो आप एगेरिकस को सोच सकते हैं। तीसरी रेमेडी जो हमारी है वो है हमारी अर्निका। अर्निका के बारे में अगर सोचना है दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ तो आपको ठीक समझ पाएगा। ठीक, लेफ्ट आर्म वेन अपॉन द हैंड एंड swollen, पर्पलिश, सडन पेन एज इफ हार्ट वाज स्क्वीज्ड। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ऐसा लगता है बिल्कुल सुकड़ गया हो, इरेगुलर रिदम हो जाएगी आप, बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब तो डेथ हो ही जाएगी, बॉडी पूरी ठंडी पड़ जाएगी दोस्तों। अगर ऐसा है तो आप अर्निका के बारे में सोच सकते हैं। कैक्टस जी, जो कि हमारे हर होम्योपैथ जानता है कि अगर हार्ट के कंप्लेंट है तो कैक्टस जी के बारे में तो जरूर सोचना ही सोचना है। नर्वस एक्साइटेबिलिटी, डेबिलिटेड पर्सनालिटी हम यहाँ पे है, लाइन ऑन लेफ्ट साइड यहाँ पे एग्रेवेट हो रहा है, वॉकिंग एंड नाइट में यहाँ पे एग्रेवेट हो रहा है। ठीक है, थ्रोबिंग पल्स मिलने वाली है, सपोकेटिव और कंस्ट्रक्टिव फीलिंग मिलने वाली है। अगर ऐसे कुछ सिम्टम आप देखने को मिल रहे हैं तो आप कैक्टस बी के बारे में सोच सकते हैं। एक और रेमेडी है जो फ्रिक्वेंटली यूज की जाती है, वो हमारी डिजिटलिस। एबनॉर्मल एक्शन यानी रिदम बिगड़ गई हमारी, सेंस ऑफ ऑपरेशन, कोई एकदम सपोकेट कर रहा है, जब बिल्कुल स्क्वीज हो गया हमारा, अब कुछ रख दिया वजन से हमारा। ठीक, बार बार गिरने की टेंडेंसी हो, फीएबल पल्स हो गई हो, स्पाज्मोडिक पल्स हो गई हो, ये सब सारे सिम्टम मिल रहे हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा गुस्से में हो, एंग्यूस, भट्टाई को साथ में अगर आ रहे हो, ठीक, तो हम डिजिटल इसके बारे में सोच सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ तक हम हमारे हार्ट के चैप्टर को प्रॉपर जाना, एंजाइना पेक्टोरस के बारे में, यानी कौन कौन से टाइप के होते हैं। अगर आपके आसपास भी ऐसे किसी को सिम्टम आए तो आप उनको इनके बारे में बता सकते हैं। अगर आप खुद भी इस तरह से अफेक्टेड है तो किसी भी अच्छे होम्योपैथ को ढूंढ के आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं, हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करें और हमसे अपना परामर्श और दवा ले सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।